चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी मैप वाले हिस्से को हम देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोनोरन डेजर्ट के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव है। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर आप देख रहे हैं, ये कलर है सोनोरन डेजर्ट का। इसका कुछ हिस्सा यूनाइटेड स्टेट में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा इसका मैक्सिको में आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट में आप पार्टिकुलर बात करोगे तो एरिजोना में इसका फैलाव है, कैलिफोर्निया में इसका फैलाव है। ठीक है, और नीचे की तरफ आप जाओगे तो बाजा कैलिफोर्निया में इसका फैलाव है। ठीक है, तो ये तो आप देख लिए कि कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव है। एक और चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रिवर है, ठीक है, कोलोराडो रिवर, और एक यहाँ पर सी भी है, साल्टोन सी। इनकी लोकेशन भी आप देख लीजिए कि जो कोलोराडो रिवर है, ठीक है, वो एरिजोना से भी जा रही है। ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका किस तरफ चले जाता है, बाजा कैलिफोर्निया की तरफ चले जाता है। एक खाड़ी भी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और पैसिफिक ओशियन किधर पड़ जाएगा, इसके पैसिफिक ओशियन पड़ जाएगा इसके पश्चिम की तरफ में। तो ये तो हमने देखी थी सोनोरन डेजर्ट की लोकेशन को। अब हम इसके कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सोनोरन डेजर्ट, जिसको हम कहते हैं डेजर्टो डी एल्टार, ये एक प्रकार से सूखा क्षेत्र है जो कि कवर करता है 1,20,000 स्क्वायर माइल्स को, या फिर 3,10,800 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया को। ठीक, कहाँ पर, साउथ वेस्ट एरिजोना। एरिजोना के आप साउथ की तरफ जाओगे और पश्चिम की तरफ जाओगे तो वहाँ पर इसका फैलावा एक्सपांसन देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया में यूएस, और इंक्लूडिंग मच ऑफ द मैक्सिकन स्टेट बाजा कैलिफोर्निया सुर, ये कहाँ है, ये पड़ जाता है बाजा कैलिफोर्निया स्टेट में। इसके अलावा वेस्टर्न हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ सोनोरा, यहाँ पर इसका फैलाव। सब डिवीजन ऑफ द हॉट ड्राई रीजन इंक्लूड कोलोराडो एंड यूमा डिजर्ट। कुछ कुछ ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पर निवास करती हैं, जैसे कि ट्राइब्स सच एज तोहोनो, ओधाम मतलब पापागो, याकुई, पीमा, एंड सेवरल ह्यूमन पीपुल्स होल्ड रिजर्वेशन थ्रू आउट द डिजर्ट। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं। पहली खबर है यूनाइटेड नेशंस से। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं। द यूएन इज़ द लार्जेस्ट, इसके अलावा मोस्ट फैमिलियर एंड मोस्ट इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड और मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल, बहुत सारी सरकारों का ये संगठन है। 193 इसके मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। बताया जा रहा है इट वाज फाउंडेड इन 1945। उस टाइम में 51 सदस्य देश थे। आफ्टर WWII टू प्रिवेंट फ्यूचर वार्स एंड सक्सीडेड इन इनफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में, कि फिर आने वाले टाइम में ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसको कैसे करके हम रोक सकते हैं। द यूएन सिस्टम इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके नाम है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा सेक्रेटरीट और जिसको हम और ट्रस्टीशिप काउंसिल। जनरल असेंबली की यदि हम बात करें, द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का। जिस प्रकार से हमारे देश की संसद रहती है, ठीक उसी प्रकार से ये जनरल असेंबली होती है, क्योंकि ये पॉलिसी बनाने का काम करती है। ऑल 193 मेंबर स्टेट ऑफ यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली, मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर सभी सदस्य देशों का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा।
बताया जा रहा है इट इज़ एनुअल सेशन, हर साल इसकी बैठक होते रहती है। Decision on important questions such as those on peace and security, admission of new member, budget कैसा रहेगा, require a 2/3 majority of General Assembly and decision on other question are by simple majority। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हमने देख लिए थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका काम है। इसके 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट और सभी को एक एक वोट मिला है। अंडर द चार्टर ऑल मेंबर स्टेट आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विथ काउंसिल डिसीजन, ठीक है। और सब जितने भी इसके मेंबर स्टेट हैं वो ऑब्लिगेटेड होते हैं कि कंप्लाई करें काउंसिल के डिसीजन को। काउंसिल जो भी डिसीजन करता लेता है उसको मानना, उनको लागू करना जरूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट्स सीट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय बताया जाता है। इट इज़ द ओनली वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। केवल एक ऐसा अंग है जो कि अमेरिका में इसकी लोकेशन नहीं है, अमेरिका के बाहर है, हेग नीदरलैंड में। द कोर्ट्स रोल इज टू सेटल पर इंटरनेशनल लॉ टू, इसके अलावा लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन रिफर्ड टू इट बाय ऑथोराइज यूनाइटेड नेशन ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो कुछ ये सेटलमेंट काम करता है जो जिस हिसाब से इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं। यही यदि कहीं लीगल डिस्प्यूट हो रहा है, यदि कोई देश झगड़े को यहाँ पर बताता है कि इसको निपटाना है तो उसका निपटारा ही करता है। हम इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट से ये मिलकर बना। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपोज्ड ऑफ 15 जज इलेक्टेड टू 9 ईयर टर्म। 15 इसमें जज रहते हैं, 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। टर्म ऑफ द ऑफिस बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कौन इनको सिलेक्ट करती है? यूनाइटेड स्टेट की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, 2 लोग मिलकर के जजों का सिलेक्शन करते हैं। दीज ऑर्गन्स वोट सिमुलटेनियसली बट सेपरेटली। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड ए कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट इन बोथ बॉडीज। अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है इंडिया एब्सटेन अगेन इन यूएन वोट। तो इंडिया ने फिर से परहेज कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग डालने। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने वोट करने को लेकर के अपनी पोजीशन कैसी रखी, हम भाई वोट ही नहीं करेंगे। ना तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, हम वोट ही नहीं डालेंगे। HRC पैनल टू प्रोब रशियन एक्शन। HRC जो प्रोब है, पैनल है, वो रसिया के जो एक्शन है उसकी जांच करने वाला है। ये देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक हुई थी उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं इस प्रकार से। तो इंडिया ने फ्राइडे के दिन अब्सटेन कर दिया है ऑन ए वोट एट द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जिनेवा, as the council decided to set up an international commission of inquiry into Russia's action in Ukraine। क्योंकि ये जो कमीशन है ना वो एक इंटरनेशनल कमीशन बनाएगा जो कि जांच करेगा रसिया के एक्शन की यूक्रेन में जो हुआ। द रिजोल्यूशन द स्ट्रॉन्गेस्ट वन टू बी एडॉप्टेड बाय यूएन सिस्टम येट स्ट्रांगली कंडेम्ड एग्रेशन बाय रसिया। रसिया ने जो इन्वेशन किया है, अतिक्रमण किया है, उसका बहुत ज़्यादा आलोचना की गई।
एंड सेड इट वाज ग्रेवली कंसर्न, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं अबाउट द रिपोर्ट ऑफ राइट्स वायलेशन बाय रसिया फोर्सेस, जो अधिकार हैं यूक्रेन के नागरिकों के, वो जो उनका जो वायलेशन हो रहा है, इसको लेकर के यूएन गहरी चिंता में है। रशियन की फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा राइट्स का उल्लंघन किया है, सिविलियन कैजुअल्टी हुई है एंड द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6,60,000 रिफ्यूजी ड्यू टू रशियन बॉम्बिंग एंड सेलिंग। 6,60,000 रिफ्यूजी यहाँ पर बताए गए हैं। तो इंडिया उन 13 देशों में था ऑफ द 47 मेंबर काउंसिल इलेक्टेड फ्रॉम यूएन मेंबर्स दैट अब्सटेन फ्रॉम द रिजोल्यूशन। कौन कौन है? चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला। Significantly, the vote followed Prime Minister Narendra Modi's attendance at meeting of Quad leader hosted by US President Joseph Biden। अभी हाल ही में हम क्वाड मीटिंग के बारे में बात किए थे और फिर आगे ये चीज़ सामने आ गई है। एक बात और यहाँ पर निकल के आती है, देखिए 32 कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं या फिर 2/3 मेंबर की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने वोट किया था कि हमें रिजोल्यूशन लाना है। और एचआरसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहा गया है कि आप अपॉइंट करिए 3 ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट फॉर ए ईयर। 3 ह्यूमन राइट एक्सपर्ट को आप अपॉइंट करिए 1 साल के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्पिन के लिगेंड शेन वार्न, जिनकी डेथ हो गई, उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ छपी है। ठीक है, शेन वार्न वन ऑफ क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट स्पिनर पास्ड अवे इन थाईलैंड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की इनकी डेथ हो गई है थाईलैंड में। ही वॉज फाउंड अनरिस्पॉन्सिव इन हिज विला एंड कुड नॉट बी रिवाइव्ड। इट वॉज ए ट्विन ब्लो फॉर ऑस्ट्रेलिया आफ्टर विकेट कीपिंग लिगेंड रोडेनी मार्स is competed early in the day and Warren had tweeted condolence at 52। विकेट की यदि हम बात करें तो 708 इनके विकेट हैं टेस्ट क्रिकेट में। इसके अलावा 293 हैं कहाँ पर? ओडीआई में। बताया जा रहा है जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीती थी, इसके अलावा एसेस जब जीती गई थी, तो उस टाइम में उनकी टीम में कौन शामिल थे? शेन वार्न शामिल थे। 2007 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। इतनी ही बातें यहाँ पर हमारी हैं जो कि काम की बताई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं हरियाणा से। हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ठीक है, एंटी कन्वर्जन बिल लेके आया है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई थी, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इट्स न्यू एंटी कन्वर्जन बिल इन द असेंबली ऑन फ्राइडे, लीडिंग टू नॉइजी सीन्स एज द अपोजिशन एमएलएज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट्स टैबलिंग। अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया था। यहाँ के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022, विच प्रोहिबिट्स, जो कि मना करता है कन्वर्जन बाय अल्यूरमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है अल्यूरमेंट, जिसका मतलब होता है आप किसी को लोभ लालच दे करके धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं। समथिंग दैट परस्यूड वन परफॉर्म एन एक्शन फॉर प्लेजर और गेन। इसके अलावा कोएर्सन या फिर फ्रॉडलेंट मीन्स, यदि कोई गलत तरीके से फ्रॉड करके धर्म का परिवर्तन करा रहा है। देखिए बंदूक की नोक पे। ड्यूरिंग द बजट सेशन, तो बजट सेशन में इसको यहाँ पर लाया गया है। तो काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट हमको देखने को मिला था इंस्यूड बिटवीन द ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस। सरकार की तरफ से क्या अपना बचाव किया जा रहा है, क्या सफाई दी जा रही है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है इस कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड, तो वो लोग अपने ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं 30 दिन के भीतर में।
द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेल इन्वेस्टिगेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करेगा, डिसाइड करेगा कि वेदर द कन्वर्जन इज इंटेंडेड टू बी इन कंट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 3। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा कि ये जो कन्वर्जन हुआ है वो सही है या नहीं है। इफ़ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इंटेंडेड कन्वर्जन, यदि उसको लग रहा है कि कन्वर्जन हुआ है फोर्सफुली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3, देन ही शैल डिक्लाइन द इंटेंडेड कन्वर्जन बाई पासिंग ए रीजन ऑर्डर। अब उसको कारण भी बताना पड़ेगा। एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिफोर द डिविजनल कमिश्नर विथ इन 30 डेज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो डिसीजन है उसको आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं डिविजनल कमिश्नर के पास जाकर के। 30 दिन का आपको टाइम रहेगा। चीफ मिनिस्टर का कहना है कई सारे केसेस हैव सरफेस्ड इन द स्टेट ऑफ पीपुल बीइंग कन्वर्टेड थ्रू वेरियस एल्यूरमेंट। कई प्रकार के प्रलोभन, धमकी, इसके माध्यम से हमारे स्टेट में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसा कहना है सरकार का। टू स्टॉप सच इंसिडेंट द हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन बिल 2022 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, ऐसा मनोहर लाल खट्टर का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली के ग्रीन कवर से रिलेटेड। ठीक है, दिल्ली ग्रीन कवर अप 3% इन लास्ट 8 ईयर। पिछले 8 साल का डाटा आप देखोगे तो 3% की वृद्धि हमको देखने को मिली है। सर्वाइवल रेट ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट बिटवीन 75% से लेकर के 80%, ऐसी ऑडिटिंग यहाँ पर सामने आई है। 2013 से लेकर के 2021 तक दिल्ली का ग्रीन कवर इंक्रीज हो गया है 20% से 23%, विच इज़ 3% मोर देन द स्टैंडर्ड सेट फॉर अर्बन एरियाज। जितना हमने अर्बन एरिया के लिए सेट करके रखे हैं उसका तो 3% ज़्यादा ही है कि इतना एरिया जो है शहर का ग्रीन कवर से ढका हुआ रहना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है बेस्ड ऑन एन ऑडिट, इसको कंडक्ट किया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के माध्यम से। ट्री प्लांटेशन इन दिल्ली फॉर 3 ईयर 2016-17, 17-18, 19-20 आल्सो रिवील्ड, ये बात पता चलती है कि सर्वाइवल रेट ऑफ सैपलिंग, जो पेड़ पौधे हमने यहाँ पर प्लांटिंग की है उनका जो सर्वाइवल का रेट है ना ड्यूरिंग गवर्नमेंट प्लांटेशन ड्राइव वास बिटवीन 75% से 80। 100 पौधे लगा रहे हो तो आप उसमें 80 जिंदा रह रहे हैं। दिल्ली हैज़ ऑलरेडी एक्सीडेड इट्स गोल फॉर प्लांटिंग 31 लाख सैपलिंग इन 2021-22। 31 लाख पौधों का प्लांटेशन किया जाना था, उससे भी ज़्यादा हम कर चुके हैं, ऐसा दिल्ली का कहना है। तो 32 लाख से भी ज़्यादा सैपलिंग अभी तक लगाए जा चुके हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, वाइल प्रेजेंटिंग द स्टैटिक्स said that the plantation drive was one of the steps being taken by the government to fight pollution in the city। तो सरकार पॉल्यूशन से निपटने के लिए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि गवर्नमेंट काम कर रही है कई सारे सॉल्यूशन के ऊपर, इमरजेंसी मेजर से लेकर के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ भी सरकार का ध्यान है, जैसे कि ट्री का प्लांटेशन करना, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ावा देना, इसके अलावा कन्वर्टिंग ऑल फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दिल्ली टू गैस। दिल्ली में ज़्यादातर जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्री हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल से गैस बेस्ड प्लांट बनाना चाहते हैं। पिछले 5 साल की हम बात करें, थ्रू द लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन कैंपेन वी हैव नॉट ओनली मेड द ऑब्जेक्टिव बट एक्सीडेड। न केवल हम अपने उद्देश्य को पा सकें बल्कि उससे हम आगे भी बढ़ गए हैं। द गोल फॉर 2016-17 वाज 10 लाख, एक साल में 10 लाख लगाने थे लेकिन हमने 24 लाख पौधे लगाए। 2017-18, 18-19 हमने प्लांटेड किए थे 19 लाख सैपलिंग। ठीक है, हमारा गोल था 10 लाख सैपलिंग का इन 2019-20।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पति और पत्नी के संबंध को बताती है। कैन रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट, यदि कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है तो क्या उसके बेस पर तलाक लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस बात को देखेगा। डिवोर्स ग्रांटेड टू मैन आफ्टर वाइफ डिक्लाइन टू बी ट्रीटेड फॉर मेंटल इलनेस, ठीक है। तो डिवोर्स ग्रांटेड किया गया किसको, व्यक्ति को, कब, जब जो है वाइफ डिक्लाइन वाइफ डिक्लाइन टू बी ट्रीटेड फॉर मेंटल इलनेस से की प्रॉब्लम थी, इसी के चलते चलते डिवोर्स ग्रांट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन डिसाइड किया गया है कि वो एग्जामिन करेगा वेदर ए मैन कैन डिवोर्स हिज वाइफ फॉर रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस। एक ऐसी कंडीशन है, ए कंडीशन सी कैटेगरली डिनाइज। A bench of Justice Vineet Saran and Aniruddha Bose issue notice and stay a Kerala High Court order जिसमें उसने ग्रांट करा था एक व्यक्ति को डिवोर्स को। The man has accused his wife, a senior nursing professional who works in UK, of paranoid schizophrenia. Both the family court and the high court had believed him enough to grant a divorce. आगे पत्नी का क्या कहना है। पत्नी का कहना है, देखो, यदि मैं बीमार हूं तो इस आधार पर मेरा पति मुझे तलाक नहीं दे सकता। आगे उनका कहना है कि मैं इतनी भी ज़्यादा बीमार नहीं हूं एंड इज ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन द मेडिकल फील्ड, और मेडिकल की फील्ड में सक्सेसफुल प्रोफेशनल हूं मैं। हु वुड नो इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विथ हर, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे साथ यदि कुछ गलत हो रहा था। हर एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस वुड एक्सप्लेन दैट शी नेवर सफर्ड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर इवन displayed any such symptom, and the same is merely an allegation imputed by her husband to her. She has continuously achieved high standard in both her education and professional career, ऐसा पिटीशन का कहना है। नेक्स्ट वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु में जिन बेरी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ग्लाइकोस्मिस एल्बीकेरपा बियर्स डिस्टिंक्ट लार्ज वाइट फ्रूट। इस पौधे में बड़ा सा सफ़ेद फ्रूट लगता है, ऐसी इसकी खासियत है। तो कुछ वैज्ञानिकों की टीम है, कहाँ पर, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के, इन्होंने डिस्कवर किया है एक नई जिनबेरी की स्पीसीज को, कहाँ पर, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में। द स्पीसीज ग्लाइकोस्मिसिस एबीकार्पा with a distinct large white fruit is endemic to the southern western घाट। ये एंडेमिक प्रजाति के अंतर्गत आती है साउथ वेस्टर्न घाट वाले रीजन की बात करें तो। द स्पीसीज बिलोंग टू द ऑरेंज फैमिली रूटाकेई। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, ऑरेंज फैमिली रूटाकेई। अब यहाँ से फाइंडिंग ये इनको पब्लिश किया गया था लेटेस्ट इशू ऑफ द नॉर्डिक जर्नल, नॉर्डिक पत्रिका है, यहाँ पर इसको प्रकाशित किया गया है। मैनी ऑफ द रिलेटेड प्लांट्स ऑफ दीज टैक्सोनोमिक ग्रुप्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर देयर मेडिकल वैल्यूज एंड फूड। इस प्रकार के जो पौधे रहते हैं इनका यूज़ हम करते हैं मेडिकल वैल्यू के लिए और खाने के लिए। Most commonly related species of these plants are collected from the wild, mainly for the local use as food and medicine. पार्टिकुलर आउटसाइड में जो गांव देहात के लोग रहते हैं वो इसका उपयोग करते हैं दवाई के लिए और खाने के लिए। आगे बताया जा रहा है कि ये जो बेरीज है ना ग्लाइकोस्मिसिस स्पीसीज की, हैव बीन ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिन एरोमा। एरोमा मतलब होता है खुशबू। इसके अलावा गेंड ए पॉपुलरिटी एज एन ईडेबल फ्रूट।
एक तो खुशबू भी है, दूसरी बात खाते भी हैं। द स्पीसीज is also a larval host plant for butterflies like other species of glycomosis। बटरफ्लाई के लिए भी ये घर प्रोवाइड हो रहा है। इस प्रजाति की यदि हम बात करें तो एक प्रकार से एवरग्रीन स्मॉल ट्री होता है जिसको फाउंड किया गया है एज अंडर ग्रोथ इन तिरुनेलवेली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में। कहाँ पर? पनागुड़ी फॉरेस्ट सेक्शन में ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए सिंगल पॉपुलेशन दैट कवर्स एन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2 स्क्वायर किलोमीटर का। आगे कहा जा रहा है 4 सब पॉपुलेशंस ऑफ द स्पीसीज वर लोकेटेड इन द वैली बिटवीन 2 हिलॉक्स। हिलॉक का मतलब होता है पहाड़ी। तो 4 हमें क्या चीज मिल गई है यहाँ पर? सब पॉपुलेशन मिली हैं इस प्रजाति की पहाड़ी एरिया में। हर एक के पास क्या है? 3 से 7 मेच्योर इंडिविजुअल हैं ग्रुप्स में। Thou flowering natural regeneration and seeding requirement of this taxon is found to be fairly good within the locality. Habitat modification cause a major threat to the survival of this species. इस प्रजाति के लिए क्या चीज़ खतरा है कि ये सरवाइव नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ये बात बताई जाती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, स्थापना और इसके साइज की हम बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड किया गया था बिटवीन 1984 से लेकर के 1995 के बीच में। इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप एंड द 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, और विश्व में इसका स्थान देखेंगे तो वो 9वें नंबर पर आता है। कैपेसिटी की यदि हम बात करें, इट है 6 रिएक्टर। यहाँ पर 6 रिएक्टर हैं जो कि हर एक जनरेट करता है 950 मेगावाट को, एंड ए टोटल आउटपुट मिल जाता है 5700 मेगावाट। इनफ एनर्जी फॉर रफली 4 एम होम्स। यहाँ पर 4 एम होम्स क्यों लिखाना है ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। 4 मेंबर हो गए। बिजली का कितना उत्पादन यहाँ पर होता है? यूक्रेन में यदि हम बात करें तो इन नॉर्मल टाइम इट प्रोड्यूस 1/5 ऑफ यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी। 1/5वां हिस्सा यूक्रेन का यहीं से बिजली की आपूर्ति कर रहा है। ऑलमोस्ट हाफ द एनर्जी जनरेटेड बाय द कंट्रीज न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज। आधी ये कर रहा है और आधी अलग साधनों के द्वारा बिजली का उत्पादन हो रहा है। लोकेशन की हम बात करें तो ये जो प्लांट है वो लोकेटेड है साउथ ईस्ट यूक्रेन में। ठीक है, इनर होडार ऑन द बैंक्स ऑफ काखोवका रिजर्वायर ऑन डाइनेपर रिवर। इट इज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द कॉन्टेस्टेड डोनबास रीजन एंड 550 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द कीव। न्यूज़ में बताया जा रहा है रसिया ने सीज कर लिया है यूरोप के लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट को। फियर्स ऑफ पोटेंशियल डिजास्टर एट यूक्रेनियन फैसिलिटी स्पार्क्स अलार्म, नो साइन ऑफ एलिवेटेड रेडिएशन लेवल। ठीक है, लेकिन रेडिएशन में कोई ऐसा खतरा है, ऐसी कोई बात तो खैर अभी सामने नहीं आई है। रसिया की फोर्स ने सीज कर लिया है लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को, यूरोप का है ये। आफ्टर ए बिल्डिंग एट द कॉम्प्लेक्स वाज सेट ablaze ड्यूरिंग इंटेंस फाइटिंग विथ यूक्रेनियन डिफेंडर। यूक्रेनियन डिफेंडर की तरफ से लड़ाई हुई, अटैक किया गया रसिया की तरफ से। इसके बाद इसको सीज कर लिया गया है, जब्त कर लिया है। अब लेकिन पूरे वर्ल्ड में ना थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया है। क्यों? कहीं कोई न्यूक्लियर डिजास्टर ना आ जाए, ना कहीं कोई फायरिंग तो नहीं हो गई है। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रानहोलम का कहना है देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ एलिवेटेड रेडिएशन लेवल।
रेडिएशन का लेवल में बढ़ोतरी का ऐसा कोई खतरा तो सामने नहीं आया है। विच प्रोवाइड मोर देन ए फिफ्थ टोटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन यूक्रेन। बताया जा रहा है रसिया ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, जो कि अभी फंक्शन में नहीं है, चेरनोबिल प्लांट नॉर्थ ऑफ कीव, कीव के नॉर्थ में पड़ता है, विच स्प्यूड रेडियो एक्टिव वेस्ट ओवर मच ऑफ यूरोप व्हेन इट मेल्टेड डाउन इन 1986। बताया जा रहा है क्या होता है, इसको हम जब ठंडा नहीं कर पाते हैं ना तो वो मेल्ट होने लगता है। द जेप्रोजिया प्लांट इज ए डिफरेंट एंड सेफर टाइप, ऐसा एनालिस्ट का कहना। पहले वाला पुराना वाला वो तो ऑलरेडी उन्होंने जब्त कर ही लिया, लेकिन नया वाला बोलते हैं कि ये कुछ सेफ है।